स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अयोध्या पहुंचे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए राज ठाकरे और बृजभूषण शरण सिंह के विवाद पर कहा कि बृजभूषण शरण सिंह बड़े नेता हैं, वो उत्तर भारतीयों की आवाज उठा रहे हैं। वहीं कश्मीरी पंडितों और कानपुर हिंसा पर राउत ने बीजेपी को जमकर घेरा। बृजभूषण शरण सिंह को वो किसके दबाव में आने वाले नेता है क्या? उनके अपनी एक नेतृत्व है, वो नेताजी है। उनका अपना एक माहौल बनाने का उनका एक तरीका है और देश के कुश्तीगर संगठन के अध्यक्ष है, पहलवान आदमी है, मल्ल है। वो किसी दबाव में आने वाले आदमी नहीं है। हम उनको बहुत नज़दीक से पहचानते हैं। ज़रूर हमारी उनकी मित्रता है, लेकिन उनका जो वो आप उत्तर प्रदेश के नेता है, क्या डील हो सकती है? ये डील की बात आप कैसे कर सकते हैं? जो बात देखो, आप उत्तर प्रदेश से है, जो बात नेताजी ने उठाई, क्या आप उससे सहमत नहीं है? तो डील की बात करिए। आपने तो डील की बात नहीं करनी चाहिए भाई साहब। आप यहाँ के भूमिपुत्र हो। ये सवाल जो है, जो सवाल आप हमसे पूछते हैं, वो सवाल आप योगी जी से पूछना चाहिए। वो सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। सबसे ज़्यादा विरोध राज ठाकरे जी को किसने किया था? हमारा तो कोई मकसद ही नहीं है। अयोध्या में तो आस्था का मंदिर है सबका, लोग आ सकते हैं, लोग जा सकते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ। उत्तर भारतीयों को लेकर हमारे पीछे हमारे पार्टी के नगर सेवक बैठे हैं जो इस एरिया से है, महाराष्ट्र। हाँ, जौनपुर का रहने वाला। ये जौनपुर के है। मुंबई हो, ठाना हो, महाराष्ट्र में हो, शिवसेना के ज़्यादा से ज़्यादा पदाधिकारी उस एरिया में उत्तर भारत से है। हमारे साथ काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरूंगा। वहीं उन्होंने जनता से साथ देने की भी अपील की। दाखिल किया है 6 तारीख को, और मैं समझता हूँ हमारी लड़ाई का बिगुल आज से बच गया है और हर एक कार्यकर्ता की ये लड़ाई है और अपनी लड़ाई समझकर कार्यकर्ता इसको लड़ रहा है। और मैं समझता हूँ 23 तारीख को कमल का फूल यहाँ से खिलेगा और ये मेरे भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाकर भारतीय जनता पार्टी में। आप इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, एमएलसी थे, अब आपको टिकट मिला, क्या यकीन मानते हैं जीत पाओगे इस सब? ये तो कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता हूँ छोटा सा पार्टी का, बाकी कार्यकर्ता सब अपना समझकर, अपने आप को प्रत्याशी समझकर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या वजह रही जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा का दामन थामा? नहीं, अब राजनीति में कोई वजह नहीं होती है, लेकिन बिना वजह के तो कोई बात नहीं होती। धन्यवाद दीजिए। कोई बगैर किसी वजह के छोड़ दिया आपने? संगठन था, उसको मजबूत करने के लिए टिकट आपको दिया है या छोटे से कार्यकर्ता मैं समझता हूँ उस पर खरा उतरने का मैं काम करूंगा और सबको साथ लेके चलूंगा। अच्छा, वो कौन सा जैक था जो आप 4 महीने में ही टिकट पा गए? नहीं, अब कार्यकर्ता हूँ, अब जहाँ भी रहता हूँ मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ। अब किसी को मेरी ईमानदारी पर भरोसा नहीं था तो अलग थी। रुक करते अगली खबर की तरफ, जो है आजमगढ़ से। दरअसल आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन आज कलेक्ट्रेट परिसर में काफी गहमागहमी रही। सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव और भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे। धर्मेंद्र यादव के साथ समर्थकों के अलावा गोपालपुर विधायक नफीस अहमद और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव मौजूद रहे। वहीं दिनेश लाल यादव के नामांकन के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। बताया जा रहा है कि निरहुआ के नामांकन के बाद भोजपुरी सितारों का जमघट लगने वाला है। आप देखेंगे तो विधानसभा में जो हमारे वोट का प्रतिशत है तो काफी अच्छा है। और जो मैं पिछले बार चुनाव लड़ा था ऊपर करिए लोगों आशीर्वाद मिला था, अगर उतना ही आशीर्वाद प्यार मिल जाए तो आसानी से। दिनेश जी, तैयारी कितनी है और आसार कितने हैं आपकी जीत की? तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था बहुत अलग समीकरण था और इस समय बहुत अलग समीकरण है। अब जो है तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, तो इस बार कमल खिलाने का हम लोगों के पास बहुत
अच्छा मौका है और इस मौके को हम लोग नहीं सपा द्वारा बार बार कैंडिडेट बदले जाने के पीछे आप क्या समझते हैं? सपा जानती है कि वो ये चुनाव नहीं जीत पाएगी और ये सही भी है। सपा से हम लोग का कोई मुकाबला भी नहीं है, हम लोग का मुकाबला जो है वो बसपा से। आजमगढ़ जातिवाद के बंधन से मुक्त हो नहीं पा रहा है, क्या कहेंगे? इस बार मुक्त होना चाहिए, इस बार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ तो सब लोग ये बात कह रहे हैं कि हाँ, सबको तो देख ही लिया, जाति धर्म और सब करके देख लिया। हो सकता है दूसरे नंबर के लिए उन लोगों का मुकाबला चल रहा हो। समाजवादी पार्टी से मुकाबला वास्तव में इस जिले में न किसी का था और न किसी का है और न किसी का हो पाएगा। भाजपा के नेताओं का सर कहना है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया, यही कारण है कि बीच मैदान में छोड़ के चले गए हैं। गलत बात। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, बुनकरों के, बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक मजबूत आवाज के तौर पे, विपक्ष के नेता के तौर पर जब वो विधानसभा में चुन के गए और आजमगढ़ के लोगों की भी चाहे थे, आजमगढ़ के लोगों ने भी इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का विधानसभा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, कड़ा मुकाबला करने के लिए विधानसभा में रहिए। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहने का आपने पिछले सत्र में परिणाम देख लिया होगा। और आप ही ने नहीं, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस ने इस बात को महसूस किया कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर बैठे हैं, सरकार के लोग अब बहुत संभल के काम कर पा रहे हैं। वहीं रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में सपा ने आजम खान के करीबी और सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा को प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट जाकर नामांकन किया। अयोध्या में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेतृत्व में लोको स्टाफ ने सामूहिक उपवास रखा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी। उन्होंने मांग की कि 36 घंटे में हेडक्वार्टर वापसी हो, पुरानी पेंशन बहाली, 9 घंटे की ड्यूटी, लोको में एसी लगे, बिना गार्ड के गाड़ी संचालन बंद हो और रेलवे का निजीकरण ना किया जाए। इस धरने में अध्यक्ष CPL श्रीवास्तव, करुणेश शर्मा, राजन यादव, राजकुमार यादव, मनोज कुमार, अमित यादव समेत तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। मतलब के हैं ये हमारा जो है पूरा रनिंग स्टाफ, जिसमें कि LP, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, चाहे वो मेल के हों चाहे गुड्स के हों, सभी गार्ड, ये सब जो है रनिंग एसोसिएशन से आते हैं। तो हमारा ये ऑल इंडिया रनिंग लोको स्टाफ रनिंग एसोसिएशन है। इसमें हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी के आदेशानुसार हम लोग जो है आज 6 तारीख को 6 जून को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रशासन कि हम लोगों की विरोध में जो है कर्मचारी विरोधी जो इनकी पॉलिसी है उसके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। ये प्रशासन हमसे रात ड्यूटी तो करवाता है। रात ड्यूटी हमारी सुबह रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मानी जाती है। इसमें प्रशासन हमसे रात ड्यूटी तो करवाता है, लेकिन भत्ता देने के नाम पर मना करता है। वो कहता है कि जो 43,600 रुपये तक वेतन पा रहे हैं हम केवल उन्हीं को देंगे। भाई अगर इनको रात ड्यूटी हमें नहीं देनी है तो रात में हमसे ड्यूटी क्यों करवाते हैं, जबकि पता है कि रात ड्यूटी करने जो आदमी करता है उसके शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम सही प्रकार से नहीं हो पाता, गैस की बीमारी और तमाम बीमारियां बढ़ती हैं। इन्हीं का हमको भत्ता देती गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि हम केवल 43,600 तक ही देंगे, इसके ऊपर नहीं देंगे, जबकि ये पहले मिल रहा था। पहले हर ग्रेड पे को एक निर्धारित था कितना मिलेगा, उन्होंने अब मना कर दिया इसको। हमारी ये मांग है कि हमें ये जो है कोई भी ग्रेड या वेतन निर्धारित किए बिना सबको जो भी रात ड्यूटी कर रहे हैं सबको मिलना चाहिए। तो क्या हम लोग गाड़ियों में चलाने में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, गाड़ियाँ हमारे समुचित चलाएंगे, लेकिन भूखे रह करके। प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हम अपनी मांगों को दादागिरी से नहीं गांधीगिरी से मनवाना चाहते हैं। हमारा नाम CPL श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, लखनऊ डिवीजन। अगली खबर है बुलंदशहर से। दरअसल बुलंदशहर में सामुदायिक जुड़ाव और भागीदार जमीन पर सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति के नामों की घोषणा की। डॉक्टर MJ खान ने बताया कि विकास और समाज सुधार करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय का उत्थान और उनके उत्थान के लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे।
बीएसएनएल के सहायक महाप्रबंधक रहे हैं, साथ में बैठे हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर। आपको बुलंदशहर जिले का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ कुंवर ताहिर अली साहब को, जो जिला बोर्ड के समझ के अध्यक्ष रहे हैं, इनको इम्पार की डिस्ट्रिक्ट गौतम को दिया जाता है। वहीं हापुड़ के थाना धौलाना के यूपीएसआईडीसी में 4 जून को एक फैक्ट्री में धमाके के बाद जहां अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अभी भी 1 दर्जन के करीब घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। पुलिस ने इसमें अब कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के मालिक दिलशाद और फैक्ट्री के संचालक वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि धौलाना के यूपीएसआईडीसी में इस फैक्ट्री का अलॉटमेंट हुआ था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाने के लिए हुआ था, लेकिन दिलशाद ने इसे वसीम नाम के युवक को किराए पर दे दिया, जो इसमें अवैध रूप से बारूद से पटाखे बनाने का काम कर रहा था। धौलाना थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी एरिया में एक अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसमें जो उसका मेन जो मालिक था, जिसका नाम दिलशाद है और रूही इंडस्ट्रीज़ के नाम से ये रजिस्टर्ड थी, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें जो दूसरा अभियुक्त था, जिसका नाम वसीम था, उसको भी पुलिस के द्वारा पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे की इसमें वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संभल में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टेशन इंचार्ज का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो ऑफिस में गाली गलौज कर रहा है, साथ ही ऑफिस में ही बीड़ी पी रहा है। आरोपी कर्मचारी का नाम नवीन गुप्ता है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। गुप्ता जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका, जिसमें आप कार्यालय में बैठ के बीड़ी पी रहे हैं और इसके अलावा गाली गलौज भी कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा? ये हमारे विरोधियों की चाल है। हमने इसमें ना कोई बीड़ी सिगरेट कितनी चलती है, हाँ मजाक चलती रहती है आपस में। नहीं, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ अपनी कुर्सी बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं। और गाली गलौज भी कर रहे हैं। गाली गलौज कुछ नहीं, हमारी मजाक आपस में होती रहती है, एक दूसरे सबकी होती है। अच्छा, तो आप जो बीड़ी पीते हुए वीडियो दिखाई दे रही है, उसमें आप कह रहे हैं कि बीड़ी नहीं पी रहे हैं, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं आप कभी कभार पी लेते हैं। अच्छा, कभी कभार पी लेते हैं। तो कार्यालय में अलाउ है ये चीज़? नहीं, कार्यालय में नहीं पीते। लेकिन कार्यालय की वीडियो है आपकी? नहीं, कार्यालय नहीं। बस्ती के जिला कारागार में निरुद्ध कैदी विजय शंकर की मृत्यु के मामले में जेल प्रशासन पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। इस मामले में जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि कैदी विजय शंकर की जेल में मौत हो गई थी। वहीं परिजनों ने बंदी रक्षकों पर पिटाई का आरोप लगाया था। संदीप परदूम लेके गए कच्ची में, खाली कच्ची में, इसे कच्ची में लेके आए हैं। कौन थे संदीप परदूम? हरैया का थाना का। नहीं ना, अफसर साहेब बलाइन है। जूते बैठाए कर लेके लड़का चला आई और कुएं पे गलत बयान लगाए दी। कहीं के हम फला जगह से कट्टा लगाए दी, लगाए दी, और खाली कच्ची भर पहने रहा है। तो कैसे मौत हो गई उनकी? अब मौत तो मारे हुई है। जो विजय सोनकर की जो मौत हुई है, उसके क्रम में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके संदर्भ में शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी और शासन ने उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए जेल अधीक्षक को निलंबित किया है और उसमें जो पुलिस की कार्रवाई है वो गतिमान है। मैम, क्या किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया? जो पुलिस की कार्रवाई है वो गतिमान है। एफआईआर देखने से पता चलेगा कौन कौन सी धाराओं में। बुलंदशहर के थाना अतरौली के जादवपुर बम्बे के पास लावारिस हालत में एक शव मिला था। वहीं शव का सिर बामनी के जंगल में मिला था। शव की शिनाख्त गोपाल ग्राम रल्ला थाना डिबाई के रूप में हुई थी। पुलिस ने अब इस हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के ससुर और साले को गिरफ्तार कर लिया है। 25 को उनके यहाँ एक सगाई थी ससुराल में, वहाँ पर शराब पीने के दौरान इसकी हत्या करके दराती से, और इसके शव को छिपाने के लिए अलीगढ़ में इसकी धड़ को डाल दिया और बामनी के जंगल में इसके सिर को छुपा दिया। तो इस प्रकार से ये पाया गया कि इसकी जो गोपाल के पत्नी की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर के इन लोगों ने इसकी हत्या को अंजाम दिया। इसमें 2 अभियुक्त जो इसके ससुर और हरे राम सिंह और ब्रजेश कुमार सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी हेतु शेष है, जो इनके ससुर का बहनोई है, उसका नाम रघुवीर सिंह है, उसकी तलाश की है। और घटना में प्रयुक्त दराती और मृतक के कपड़े इनकी निशानदेही पर बरामद किए गए हैं
और इनको जेल भेज दिया। सर, इसमें जो इसकी पत्नी है मृतक की, क्या इसकी कोई भूमिका रही हो या परिवार के अन्य और जो लोग हैं, महिलाएं मिलकर रही हो, किसी की कोई भूमिका तो नहीं? नहीं, इसमें अभी तक की विवेचना में इसकी पत्नी का जो खुद पीड़िता है, प्रताड़ना की जा रही थी, इसका अभी तक कोई रोल नहीं आया है इसमें। इन लोगों ने इसको देख करके उसकी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर इसकी हत्या की है। अगली खबर है हापुड़ से, जहां जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्टेशन पर लूट करने वाले झपटमार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 लाख रुपए कीमत के 23 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 13,000 रुपए की नकदी बरामद की है। एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि 2 दिन पहले बाबूगढ़ रेलवे स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस में एक यात्री का मोबाइल छीन लिया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आज घटना का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। देखिए, हमारे यहाँ पे 2 दिन पहले FIR पंजीकृत की गई थी। ये लूट की धाराओं में पंजीकृत हुई थी। एक यात्री के साथ लूट कर उसका मोबाइल ले लिया गया था। इसका त्वरित संज्ञान लिया गया था। इसमें टीमों का गठन किया गया था और बहुत कम टाइम में 30 आवर्स में ही हमें इसमें मेन अभियुक्त जो था वो हमने दबोच लिया था और उसके थ्रू हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो संगठित क्राइम को अंजाम दे रहा था। यहाँ तक कि हमारे टोटल 7 मुकदमे इन पे अनावृत हुए हैं। जो पिछले दिनों में कुछ गुमशुदगियाँ भी हमारे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पंजीकृत हुई थी। जब उनका डिटेल लिया गया तो वो मोबाइल इनके पास मिले जो कि एक्चुअल में चोरी किए गए थे और इनसे जब हमने इनके यहाँ पे दबिश डाली और इनके यहाँ से सब चेक करा तो इनके पास से 23 मोबाइल टोटल रिकवर हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत मार्केट की लगभग 4 लाख रुपए है। इनके पास एक लैपटॉप भी मिला है और इन्होंने ये माना है कि ये संगठित तरीके से चलती हुई ट्रेनों में लूटपाट, हाथ मार के, झपट्टा मार के लोगों के फ़ोन छीन लिया करते थे और मात्र रेलवे ट्रैक्स पर नहीं, ये बस स्टैंड्स वगैरह पर भी इस तरह की हरकतें यात्रियों के साथ कर रहे थे। वहीं कन्नौज के विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर खास में तमंचे के साथ एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है। अब पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर पुलिस ने अवैध हथियारों के सौदागर को 25 साल बाद गिरफ्तार किया है। बता दें कि साबिर नाम के आरोपी पर 1993 में अवैध शस्त्र बनाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। 1997 में पैरोल पर छूटने के बाद आरोपी फरार हो गया था। अब पुलिस ने 25 साल बाद उसे गिरफ्तार किया है। वहीं चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर खेत में काम कर रहे पिता और 2 बेटों को दबंगों ने पीट दिया, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पीड़ितों ने सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर इलाज न करने का भी आरोप लगाया है। वहीं मिर्जापुर के पड़री थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में 8 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2014 में बृजराज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में आरोपी ओम सिंह महाराष्ट्र में चोरी छिपे रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए कि 2 अक्टूबर 2014 को पड़री में एक गांव पड़ता है बेलवन और उसी के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास रामलीला देखकर लौटते हुए व्यक्ति बृजराज सिंह की गोली मारकर हत्या हो गई थी, जिसमें 2 लोग नामजद थे। 571/14 इसमें एक मुकदमा लिखा गया था, 302, 307 और 504 IPC का, जिसके तहत चिंटू गिरफ्तार हो गया था। लेकिन ये मुलजिम जो नामजद था ओम सिंह फरार चल रहा था तब से 8 साल से और इस पर पुलिस के द्वारा इनाम भी इस पर घोषित था और पुलिस महानिरीक्षक महोदय परिक्षेत्र मिर्ज़ापुर द्वारा इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। अभी हाल में इसको पुलिस की सूचना के आधार पर टिप ऑफ पड़ा था। ये बॉम्बे में, नासिक में, पुणे में छुप के रह रहा था, जैसा कि हम लोगों को सूचना थी। और अभी बाद में जो सूचना मिली टिप ऑफ के आधार पर कि ये यहाँ पर आया हुआ है और अपने, चूँकि इस समय अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मैंने हत्या 2014 में हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। और जैसा कि बताया जाता है कि ज़मीन संबंधी एक मामले में उस समय उससे पहले गोली चलाई गई थी, जिसमें समझौता करने के लिए गवाहों पर प्रेशर आ रहा था, लेकिन समझौता वो लोग नहीं कर रहे थे। तो उसने जो लोग नहीं समझौता कराने में सहयोग कर रहे थे वो उनका नाम बृजराज सिंह में भी नाम शामिल था। उसमें ये एक हकीम नाम का एक जो है हमारे यहाँ पड़री थाने का HS है, उसका ये काफ़ी परिचित है और एक ही गैंग के तहत ये सब उसमें संबंधित हैं। तो निश्चित तौर से हम लोग इस पर सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको और भी पूछताछ करके हम डेवलप कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन सी घटनाएं करने का इन्होंने किया है या और भी क्या इनका योजनाएं हैं।
अगली खबर है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में रंगदारी ना देने पर व्यापारी अशोक मौर्य को बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर एसडीएम और सीओ रानीगंज व्यापारियों को समझाने में जुटे रहे। व्यापारियों ने 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 70 एम्बुलेंस में 35 की फिटनेस खत्म हो चुकी है। इनमें 23 सरकारी और 12 प्राइवेट एम्बुलेंस हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद एआरटीओ प्रवेश कुमार सरोज ने हेल्थ महकमे को फिटनेस दुरुस्त कराने का नोटिस भेजा है। वहीं उन्होंने बताया कि फिटनेस न कराने पर चालान और सीज की कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय अभिलेखानुसार जनपद संभल में 70 वाहन जो है एम्बुलेंस में पंजीकृत हैं। इसमें जब छानबीन किया गया तो इसमें 35 वाहनों के फिटनेस फेल हैं, जिसमें से 12 वाहन प्राइवेट संस्था के नाम दर्ज हैं, बाकी गवर्नमेंट संस्था के नाम दर्ज हैं। इनको जो है नोटिस प्रेषित कर दिया गया है कि यथाशीघ्र अपने जो है फिटनेस प्रमाण पत्र से युक्त करा लें वाहनों को, क्योंकि ये रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये गंभीर विषय है और इमरजेंसी सेवा प्रदान करती है, इसलिए इनका फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। जिन वाहनों का फिटनेस नहीं है वो सरकारी संस्था की है या निजी संस्था है? हाँ, दोनों हैं इसमें। 35 में जो है 12 निजी के हैं, बाकी के जो है राजकीय संस्थाओं से हैं। तो क्या इनके फिटनेस का वो क्या कागज कंप्लीट नहीं है और क्या फिटनेस फेल है, क्योंकि गवर्नमेंट में है तो बाकी चीज़ें इनकी पूरी हैं। फिटनेस समाप्त है, इसके लिए सीएमओ साहब को पत्र लिखा गया है और प्राइवेट जो संचालक हैं अस्पताल के उनको पत्र लिखा गया है। नोटिस दिए गए इनको? हाँ, नोटिस दिए गए। अगर ये कार्रवाई इस पर नहीं कराएंगे फिर इस पर प्रवर्तन कार्रवाई कराई जाएगी, बंद चलाना। सड़कों पर बंद हो जाएंगे? हाँ, चलान एवं बंद की कार्रवाई कराई जाएगी। एम्बुलेंस में फिटनेस के अलावा कोई और कमियाँ भी पाई गई जो आपकी संज्ञान में आई हैं? जो यहाँ पे आती हैं, मैं इसमें सीएमओ साहब से एक पत्र लेता हूँ कि आपको जो इसमें उपकरण है इसका एक प्रमाण पत्र आप दीजिए, क्योंकि उसके वो विभाग के स्पेशलिस्ट हैं, तो उस चीज़ों को देखते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं परिवहन विभाग से संबंधित। कन्नौज में भीषण गर्मी, तेज धूप और लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज अपना इलाज कराने अस्पताल आ रहे हैं। सीएमएस शक्ति बसु ने बताया कि मौसमी बुखार, डायरिया, पेट दर्द, लूज मोशन जैसी बीमारी के मरीज बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर शक्ति बसु ने कहा कि आम जनता ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करे और ज्यादा जरूरी काम ना हो तो धूप में बाहर ना निकले। देखिए, नॉर्मली गर्मी का सीज़न है, इसमें थोड़े संक्रामक रोग बढ़ भी जाते हैं, तो इसलिए भीड़ तो बढ़ना स्वाभाविक है। परंतु अभी जो भीड़ जो ज़्यादा देखने में आ रही है उसमें थोड़े से गर्मी के चलते जो लूज मोशन और वॉमिटिंग के जो केसेस हैं उनकी इजाफा थोड़ा सा हुआ है। इंडोर भी हमारी बढ़ी है, आउटडोर भी हमारी बढ़ी है और उसके केसेस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ ही केसेस वीकनेस के भी आ रहे हैं, जो लवण के ह्रास से या ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग से इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। फीवर इत्यादि के भी केसेस आ रहे हैं, परंतु उसके उतने नहीं जितने कि ये थोड़े डायरियल डिजीज़ के आ रहे हैं। सर, आम दिनों के देखते हुए लगभग कितनी ओपीडी बढ़ी है पर डे में? अब विगत माह से तो कम से कम 100 की संख्या की ओपीडी बढ़ गई। जैसे पिछले हफ्ते का ही अगर आप प्रोफाइल देखें तो 500 से ऊपर की चल रही, 500 से 600 की ओपीडी हो रही है और अभी उत्तरोत्तर इसके बढ़ने की संभावना है। सर, गर्मी को सीजन के लिए डायरिया के कुछ मरीज आ रहे हैं, इनके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था की गई है? जी हाँ, इनके लिए सारे जो दस्तक अभियान के और संचारी रोग अभियान के जिस तरीके की जो ट्रेनिंग हुई थी, सारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को उसके लिए अप्राइज करा दिया गया है। बाकी वार्डें और एक्स्ट्रा चिन्हित कर ली गई हैं। अगर पेशेंट लोड बढ़ेगा तो वार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल और वार्डें खोल दी जाएंगी और जो हमारे एसेंशियल ड्रग्स हैं उनके भी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। सर, यहाँ तक देखने में आ रहा है कि डॉक्टरों की भी समस्या काफ़ी रहती है कि मरीज आते हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिलते हैं, इस पर क्या कदम उठाए जाएँ? नहीं, डॉक्टर तो हमारे उपलब्ध हैं, हमारे पास फिजिशियन नहीं थे। अभी कम से कम 3 दिन हफ्ते में हमारे पास फिजिशियन भी आ गए हैं और मेडिकल ऑफिसर भी हैं, तो ये जो अपकमिंग लोड है इसको हम लोग टैकल कर पाएंगे। वहीं अमरोहा डीएम बीके त्रिपाठी ने संभव पोर्टल का शुभारंभ किया, जहां अब न्यायपालिका संबंधी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकेंगी। इस दौरान पालिका अध्यक्ष सहित सभी वार्डों के सभासद मौजूद रहे। बता दें कि अधिशासी अधिकारी 10 से 12 बजे के बीच में शिकायतों का समाधान करेंगे।
वहीं हमीरपुर जिले में एक अनोखी शादी हुई, जहां गाजे बाजे के साथ और सारी रस्में निभाकर एक कुत्ता और कुतिया की शादी की गई। दो संतों ने अपने पालतू जानवरों की शादी करवाई है। मनासर बाबा शिव मंदिर के महंत स्वामी द्वारिका दास महाराज ने अपने पालतू कुत्ते कल्लू का विवाह मौदहा क्षेत्र के परछछ गांव के बजरंग बली मंदिर के महंत स्वामी अर्जुन दास महाराज की पालतू कुतिया भूरी के संग करवाई। इस शादी में 400 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।